अपनी स्क्रीन को यहीं पॉज करें, वीडियो बाद में देखेंगे। पहले एक छोटा सा चैलेंज मैं आपके सामने रखता हूँ। 10 क्वेश्चन है ये, एसएससी बैंक से मैंने उठाए हैं लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स में से, बैंक्स के मेमोरी बेस्ड और एसएससी के रियल एग्ज़ाम पेपर्स में से। सब के सब बेस्ड हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की एरर्स के ऊपर। आप कोशिश करेंगे इन 10 के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, इस वीडियो के लास्ट के अंदर मेरा आपसे वादा है, आप में से एक एक लड़का और एक एक लड़की विद लॉजिक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। टोटल इंग्लिश ग्रामर पार्ट 14 के अंदर आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरा नाम है अमन। आप ही की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट रहा हूं मैं काफ़ी साल, साथ ही साथ गेजेटेड ऑफिसर हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो इस रास्ते से भी मैं गुजर चुका हूं। आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप आज भी इंग्लिश की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे हो एसएससी और बैंक्स की, चैनल पे जाकर के एक प्लेलिस्ट रखी है टोटल इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पार्ट 0 से इस प्लेलिस्ट को देखना शुरू करें। इसी प्लेलिस्ट के पार्ट 14 के अंदर हम पहुंच चुके हैं। 10 से 12 घंटे की ग्रामर हम कर चुके हैं। शायद 12 घंटे के अंदर आपके 10 मार्क्स, एटलीस्ट 10 मार्क्स आप इंप्रूव करेंगे एग्जाम्स में। शुरू करेंगे फटाफट से अपने यूजुअल अंदाज में। शालिनी सॉ हर इन द मिरर। सबसे पहले करेंगे सेंटेंस को ब्रेक, ताकि कॉन्सेप्ट सीखना है, पूरी क्लैरिटी हमें मिले। सेंटेंस के अंदर वर्ब कौन सी है यहाँ पे? सॉ, सी, सॉ, सीन। जिसके 3 फॉर्म्स हों, एक्शन को रिप्रेजेंट करें, उसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। अच्छा, अगर ये मेन वर्ब है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही होती और ये मेन वर्ब V3 होती है ना, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस होता पैसिव में। अब ऐसा केस तो यहाँ पे है नहीं, तो इस केस में ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस। अच्छा, अगर ये एक्टिव वॉइस है तो इसका डूअर कौन होगा? इसका डूअर होगा इसका सब्जेक्ट। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो जो काम करता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। शालिनी ने देखा, देखने वाली कौन? शालिनी। अगर शालिनी डूअर है तो शालिनी बन गई हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनते हैं नाउन, प्रोनाउन और जेरेंड। शालिनी है एक नाउन, प्रॉपर नाउन इसको हम बोलते हैं, इंसानों को, जगहों को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अच्छा, अगर ये शालिनी सब्जेक्ट है तो ये हर क्या कर रहा है यहाँ पे? सर, ये वर्ब का वट या हुम का रिप्लाई कर रहा है। शालिनी ने उसको देखा, हर को देखा। किसको देखा? हर को देखा। अगर वट या होम का रिप्लाई कर दे तो ये हर बन जाएगा हमारी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो सा वर्ब से हर बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? सर, नाउन जो जैसे सब्जेक्ट वर्ब का नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है, जेरेंड बनता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड ही बनते हैं। हर क्या है? अपने आप में एक प्रोनाउन है। इन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा एक नाउन को लेगी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इस प्रेपोजिशन ने मिरर नाम के नाउन को ले लिया। ये सब मैं लॉजिक के साथ आपको बता चुका हूँ, अपने सिर्फ अपना वार्म अप कर रहे हैं आज का। अब इस सेंटेंस में एक दिक्कत है। दिक्कत इस सेंटेंस के अंदर क्या है? इस सेंटेंस को एक्चुअल में मैं ऐसे लिखना चाहता था, शालिनी ने खुद को मिरर में देखा। समझो इस चीज़ को आप, शालिनी सॉ हर इन द मिरर। इस हर को मैं शालिनी के लिए इस हर को मैं लगाना चाह रहा था। अगर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ तो इस हर से तो ये बात जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो तो हो नहीं पा रही। इस हर से तो वो रीना भी हो सकती है, इस हर से तो शीना भी हो सकती है, इस हर से तो शेफाली भी हो सकती है। अब करें क्या? ऐसा करते हैं, कुछ लोग मुझे बोलते हैं क्लास में, सर अगर ऐसा है ना तो इस हर को काट के आप शालिनी लिख दो। शालिनी सॉ शालिनी इन द मिरर। अब वैसे तो देखो आप आपके हिसाब से सही भी बन जाएगा, पर देखने में थोड़ा सा अननेचुरल कंस्ट्रक्शन लगती है। दूसरी चीज़, इसमें लॉजिक लगा दूं तो क्या शालिनी नाम की दूसरी लड़की नहीं हो सकती? शालिनी, उसकी फ्रेंड शालिनी, पहली वाली ने दूसरी वाली को मिरर में देख लिया। अब बताओ, शालिनी ने तो खुद को देखना था, दूसरी शालिनी को देख बैठी, तो ये शालिनी भी जो है ना, इसका सोल्यूशन नहीं है। अब क्या करें सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हर के लिए बनाते हैं हर सेल्फ। मैं सबके लिए बताऊंगा आपको, हिम के लिए अलग बनता है, हर के लिए अलग बनता है ना, सबके लिए ही, शी, इट, दे के लिए सबके लिए अलग अलग तरीके से बनता है। इसका काम समझ लो आप। तो अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि डूअर और आपका ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर, यहाँ पे सब्जेक्ट शालिनी, रिसीवर जो है इसका एक्शन का जो खुद है शालिनी, अगर दोनों बराबर हो जाएं, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? शालिनी रिसीवर थी, शालिनी करने वाली थी, देखने वाली भी थी और दिखाने वाली वो थी, तो शालिनी की जगह हमने यहाँ पे दूसरी बार हर सेल्फ लगाया। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक स्टेप ऊपर बढ़ाते हैं, इसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे एक कड़ी आगे बढ़ाएंगे। इस सेंटेंस को आप देखो, शालिनी ब्रॉट लंच फॉर हर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, शालिनी अपने लिए खाना लेकर के आई, है ना, अपने खुद के लिए। हर किसके लिए? यहाँ पे शालिनी के लिए। सेंटेंस को ब्रेक करें, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट।
जो 3 फॉर्म दिखाए और एक्शन को रिप्रेजेंट करे वर्ब होती है, वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसका डूअर, शालिनी होगी आपका सब्जेक्ट। अच्छा, शालिनी सब्जेक्ट है और लंच है इसका ऑब्जेक्ट। शालिनी क्या लेके आई, व्हाट से रिप्लाई दे रहा है, तो लंच इसका ऑब्जेक्ट। फॉर प्रेपोजिशन है, अपना एक ऑब्जेक्ट रखेगी, यहाँ पे हर है इसका ऑब्जेक्ट। अब इसमें दिक्कत क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं शालिनी जो है ना लंच खुद के लिए लाई है। अब वही वाली बात है, हर से तो कोई भी लड़की हो सकती है। अगर यह कर दें इसको हर को काट के शालिनी, तो दूसरी शालिनी भी हो सकती है। अब क्या करें, यहाँ पे भी वही काम करना है, शालिनी की जगह हर सेल्फ को लिख देना है, हर की जगह हर सेल्फ को कर देना है। तो ये फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया हर सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना केवल वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आता है, बल्कि साथ ही साथ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है जब सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा हो। शालिनी अपने लिए लंच लेकर के आई, किसके लिए लेके आई, खुद के लिए। अगर खुद के लिए लाई है तो शालिनी के लिए हर सेल्फ को यूज़ करेंगे, हर को यूज़ नहीं करेंगे। अब फटाफट से हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किस प्रोनाउन का कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है ना। आपने ये वाली टेबल तो मेरे साथ देखी थी लास्ट पार्ट के अंदर, मैंने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के हिसाब को अच्छे से इनके एरर्स बताई थी। अब इसी टेबल का एक कॉलम और ऐड कर देते हैं इसमें, कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। ध्यान देना, इसमें बहुत अच्छी ध्यान देने वाली चीज़ है। आई का माई सेल्फ, आवर का वी का आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों बनते हैं, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ और इट का इट सेल्फ। इस टेबल में ध्यान देने वाली एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है ना, उनके पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म जो है ना, माई, आवर और योर, इसका बनाते हो रिफ्लेक्सिव। कैसे, सेल्फ और सेल्फ इसके आगे लगा के। और जितने भी थर्ड पर्सन है ना, उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के आगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेल्फ लगा के लगाते हो। पहली चीज़ समझ गए ना। तो कहीं पे हिज सेल्फ मत लिखे आना, हर सेल्फ तो ठीक है, चलो दोनों बराबर होते हैं, देयर सेल्फ मत लिखे आना। दूसरी चीज़, अगर आपके पास प्लूरल नाउन है तो सेल्फ नहीं सेल्फ्स आता है। जैसे आई के लिए सिंगुलर है आई, तो माई सेल्फ। पर अगर वी है ना तो बहुत सारे हैं, तो आवर सेल्फ नहीं आवर सेल्फ्स। यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और यू बहुत सारे हैं, कई लोगों के लिए आप अगर लगाना चाह रहे हो तो योर सेल्फ्स। वैसे ही देम जो दे का बनता है तो देम सेल्फ्स बनेगा, देम सेल्फ नहीं बनेगा। अभी आप मेरे साथ इसको देखेंगे, एक एक एरर को अपने उठाएंगे। फटाफट से अपने क्या करने वाले हैं, पहले करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है। टेबल मैंने यहाँ डाल दी है, 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ रख दिए हैं। फटाफट से चारों क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, किसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे आप लगाओगे। ही प्रेज्ड हिम, यहाँ पे इसने खुद की प्रशंसा की है। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम, यहाँ पे वो खुद की टेक केयर ऑफ करने वाले हैं। हैव यू प्रिपेयर्ड यू, यहाँ पे ये खुद को प्रिपेयर करने की बात कर रहा है। और वी आर प्राउड ऑफ अस, यहाँ पे हम खुद पे प्राउड हो रहे हैं। तो चारों में कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप लगाओगे। पॉज कर रहा हूँ मैं वीडियो को, यहाँ पे आप भी पॉज कर दें। चलिए, जरूर से मिलाना, आपको और मेरा सेम आना चाहिए। ही प्रेज्ड हिमसेल्फ, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स। देम सेल्फ मत लगा देना, सेल्व्स आएगा लास्ट में वी एस, क्योंकि देम बहुत सारे हैं। अच्छा, हैव यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। अगर ये क्वेश्चन मैं एक आदमी से पूछ रहा हूँ तो योर सेल्फ, अगर ये क्वेश्चन मैं एक से ज़्यादा से पूछ रहा हूँ, 2, 3, 5, 10, 50, तो योर सेल्फ्स। अब मुझे मालूम नहीं चल रहा है इससे कितने लोगों से सवाल पूछा गया है, तो दोनों ही ठीक है, योर सेल्फ भी और योर सेल्फ्स भी। वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्फ्स। इतना समझ गए ना आप। चलो अब फटाफट से बढ़ेंगे अपने कन्फ्यूज़न नंबर 1 पे। कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ सीख लिया, कॉन्सेप्ट इतना ही था। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर अपने अंदर से इससे कन्फ्यूजन निकाल के लाएंगे, जिस पे एग्जाम पे बनते हैं क्वेश्चंस। फटाफट से सेंटेंस को देखो, शालिनी प्रेज्ड हरसेल्फ द मूवी। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा मैंने यहाँ लिख दिया है। इस सेंटेंस को ब्रेक करो और मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ है या क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे काम कर रहा है। चलो ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। पहले आप जरूर करना ब्रेक। शालिनी प्रेज्ड हरसेल्फ द मूवी। प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज्ड, जिसके 3 फॉर्म हो, एक्शन को रिप्रेजेंट करे, प्रशंसा करने की बात हो रही है, हमारी होगी क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब अगर एक्टिव में है, सेंटेंस एक्टिव में है, तो इसका डूअर हो गया इसका सब्जेक्ट, शालिनी होगी सब्जेक्ट। अच्छा, प्रेज किसको किया, हर सेल्फ, अपने आप को किया, हर सेल्फ हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब द मूवी का यहाँ पे क्या करें ये आप बताओ मुझे। कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ क्या सीखा, जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हों, आप ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर देते हैं। शालिनी प्रेज हरसेल्फ, शालिनी ने अपनी प्रशंसा की। मान लो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हरसेल्फ ठीक है, तो इस द मूवी का क्या किया जाए। अगर द मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हरसेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, और अगर हरसेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट है तो द मूवी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं।
अब अगर मैं आपको लॉजिक बताऊँ ना, तो इस मूवी के पास इस प्रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने के अलावा कोई काम नहीं है। सब्जेक्ट ये बन नहीं सकती, प्रेपोजिशन कोई है नहीं जिसका ऑब्जेक्ट बन जाए। अब ये सिर्फ और सिर्फ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकती है। फिर देख लो ध्यान से, अगर प्रेज के बाद हरसेल्फ लिखा होता, इतना सेंटेंस होता, तो ये सेंटेंस सही था। पर जैसे ही द मूवी आ गया ना, इसके बाद मुझे क्या पता लगा, एक्चुअल में मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है, हरसेल्फ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, अगर मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ट्रू ऑब्जेक्ट मूवी है, तो हरसेल्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, हरसेल्फ कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे, शालिनी हरसेल्फ प्रेज्ड द मूवी। शालिनी ने खुद मूवी को प्रेज किया। अब ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बहन है, एक बिछड़ी हुई बहन है ये। इसका काम क्या होता है, इसकी फॉर्म वैसी है रिफ्लेक्सिव जैसी, पर ये सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने के काम आती है। मैं यूँ बोल रहा हूँ, शालिनी ने मूवी को प्रेज किया, आपने बोल दिया अरे नहीं नहीं उसको तो अच्छी नहीं लगती ऐसी मूवी। मैंने बोला शालिनी ने खुद ने मूवी को प्रेज किया है। एक और सेंटेंस सुनो, मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा। अब तुमने बोल दिया अरे मैं तो बाहर ही नहीं निकलता लॉकडाउन में। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने खुद तुम्हें बाजार में देखा है, मैंने खुद देखा है तुम्हें बाजार में, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और से सुना के बता रहा हूँ आपको। तो ये खुद जो मैंने किया है ना काम, मैं खुद इस चीज़ पे जोर डाल रहा हूँ, इसी को कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखो कन्फ्यूजन आपकी क्या होगी, सर अगर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है तो हमें कैसे पता लगेगा पेपर में कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा एम्फेटिक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर ये वर्ब के बाद लगाओ, अगर ये वर्ब के बाद लगाओ तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ये वर्ब से पहले लगाओ तो क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। ध्यान से सुन लो, अगर हर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ वर्ब के बाद लगे हों तो हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर ये प्रेज यहाँ पे वर्ब से पहले लगे हुए हैं तो हो जाएंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। आपको वो एग्जाम में ऐसा ही देगा, आपको वर्ब के बाद है ना, एम्फेटिक प्रोनाउन को वर्ब के बाद फिट करके दे देगा और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट दे देगा। उस ऑब्जेक्ट को देख के आपको पता क्या लगेगा, एक्चुअल में इस एम्फेटिक प्रोनाउन की जगह यहाँ पे नहीं है, ये तो वर्ब से पहले आने वाला प्रोनाउन है, इसने जानबूझ करके इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, रिफ्लेक्सिव पोजीशन पे इसको डाल दिया। समझ गए ना। वर्ब के बाद हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो या तो मूवी होगी या हरसेल्फ होगा। मूवी हमारा ऑब्जेक्ट बनने के अलावा कुछ काम कर ही नहीं सकता, तो हरसेल्फ को हमने एम्फेटिक पोजीशन में चेंज कर दिया। तो फर्स्ट नंबर कन्फ्यूजन यही होती है ना। इस पे कई लोगों को ऐसा भी लगता है सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह जो है सेंटेंस के एंड में भी होती है। याद रखना, सेंटेंस के एंड के अंदर 10% केसेस में आप लगा पाओगे। आप इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते थे एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म में, शालिनी प्रेज द मूवी हरसेल्फ, है ना। इस हरसेल्फ को मूवी के पहले से उठा करके इस सेंटेंस के लास्ट में भी रख सकते थे, पर मैं आपको रखने के लिए मोटिवेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये सेंटेंस लंबा होता ना तो इस हरसेल्फ का कुछ मतलब नहीं होता यहाँ पे। जैसे मैं बोलूँ शालिनी प्रेज द मूवी विच हैड सलमान खान एंड कटरीना, और फिर लगा दूँ हरसेल्फ, तो कटरीना के बाद अगर हरसेल्फ लग गया तो ये हरसेल्फ आपको पता नहीं लगेगा कटरीना के लिए लगा है शालिनी के लिए लगा है। इसलिए लंबे सेंटेंसेस के अंदर एम्फेटिक प्रोनाउन को लास्ट में ना रख के हम क्या रखते हैं, वर्ब से पहले। तो एज अ फॉर्मूला अपने हमेशा वर्ब से पहले ही रखने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को, और वर्ब के बाद रखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, कब एम्फेटिक कब रिफ्लेक्सिव यूज़ करना होता है। फटाफट से 5 क्वेश्चंस हैं, स्क्रीन को पॉज करें, 5 क्वेश्चन के अंदर आप एरर को ढूंढें, पता करें आप क्या एरर करनी है, आपको क्या एरर को आपको सही करना है, फिर मैं आपको एक एक को करवाता हूँ। चलो, ऑल द गर्ल्स प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स द केक। बात वही है, सब्जेक्ट कौन है, गर्ल्स, वर्ब कौन है, प्रिपेयर्ड। क्या प्रिपेयर किया, खुद को प्रिपेयर किया और फिर केक को प्रिपेयर किया। अब या तो खुद को किया या केक को किया। अगर खुद को किया तो इस केक का क्या करें, तो बात तो ये है कि इसने प्रिपेयर किया केक को, क्योंकि केक के पास कोई और चारा नहीं है, खुद के पास कुछ चारा है देमसेल्व्स के पास, और वो चारा क्या है, इसको एम्फेटिक पोजीशन में ले आना। तो क्या बन जाएगा, ऑल द गर्ल्स देमसेल्व्स प्रिपेयर्ड द केक। लड़कियों ने खुद ने केक को प्रिपेयर किया, खुद को प्रिपेयर नहीं किया, लड़कियों ने देमसेल्व्स खुद ने केक को प्रिपेयर किया, बाजार से नहीं लाई, खुद ने केक को प्रिपेयर किया। अगला सेंटेंस देखो, द मैकेनिक रिपेयर्ड हिज सेल्फ द बाइक। इसमें 2 एरर्स हैं। पहली एरर क्या, आपको बताया मैंने हिज सेल्फ नाम का तो प्रोनाउन होता ही नहीं कोई, क्या होता है, हिम सेल्फ, है ना। तो पहली चीज़ तो ये हिज सेल्फ का मैं बना दूंगा हिम सेल्फ। दूसरी चीज़, रिपेयर वर्ब के बाद बाइक भी आ गई और ये भी आ गया, दोनों में से एक आ सकता है। अगर एक आ सकता है तो इसको मैं कहाँ लेकर के जाऊँगा, एम्फेटिक पोजीशन में। क्या बोलूँगा, द मैकेनिक हिमसेल्फ रिपेयर्ड द बाइक। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट क्या है, बाइक आ गई तो रिपेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये है, हिमसेल्फ को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना ही नहीं सकते, इसलिए वो पेपर में आपको जानबूझ करके यहाँ पे उसने रख करके दिया, आपको इसको एम्फेटिक पोजीशन में लाना है। आपको बताना मैकेनिक ने खुद ने बाइक को प्रिपेयर किया, किसी और से नहीं करवाया, खुद ने उसको बाइक को रिपेयर किया। आई पेड माई सेल्फ द EMI ऑफ द लोन। मैंने
खुद लोन की ईएमआई पे की, है ना, मैंने खुद ने की। अब दिक्कत क्या है, पे वर्ब के बाद आ गया माई सेल्फ। ईएमआई है इस पे वर्ब का ऑब्जेक्ट, पे किया मैंने ईएमआई को, है ना, खुद को थोड़ा ना पे किया मैंने तो ईएमआई को पे किया। अगर मैंने खुद को पे नहीं किया तो ये रिफ्लेक्सिव पोजीशन हटके एम्फेटिक पोजीशन बन जाएगी इसकी, आई माई सेल्फ पेड द ईएमआई ऑफ द लोन। समझ गए। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखना। माई सेल्फ रीच्ड न्यूयॉर्क टू अप्लाई फॉर द जॉब। आप इसको मूवीज में भी देख लोगे इस तरह के सेंटेंसेस। माई सेल्फ राकेश, माई सेल्फ रीच देयर, है ना। आप अपने आप को इज्जत देने के लिए बोलते हो माई सेल्फ। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये हिम सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, क्या ये बिना किसी प्रोनाउन के आया है या दूसरे नाउन के बिना आया है? ये देम सेल्फ लिखा है गर्ल्स के लिए, हिम सेल्फ लगा है मैकेनिक के लिए, माई सेल्फ लगा है आई के लिए। यहाँ पे माई सेल्फ खुद ही बना हुआ नाउन, खुद ही ये आपका सब्जेक्ट बना हुआ है सेंटेंस का। कौन पहुंचा न्यूयॉर्क में? माई सेल्फ, मैं पहुंचा। अरे भाई, जब तक इसके लिए एक दूसरा नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा ना, आप कभी भी एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं कर सकते हो। कभी भी माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। आप ऐसा बोल सकते हो, आई माई सेल्फ रीच न्यूयॉर्क, ये तो बोल सकते हो, पर माई सेल्फ रीच न्यूयॉर्क तो ऐसा नहीं होता। सेंटेंस को कैसे सही करूँगा मैं? आई रीच्ड न्यूयॉर्क टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो आज के बाद किसी को ऐसा नहीं बोलेंगे माई सेल्फ रमेश, है ना, आई एम रमेश, ये माई नेम इज़ रमेश, इस तरह से सही इंग्लिश बोली जाती है। लास्ट सेंटेंस पे ध्यान देना, वी आवर सेल्फ मोटिवेटेड आवर सेल्फ टू बी सक्सेसफुल। दो एरर्स थी इसके अंदर। पहली चीज़, आवर सेल्फ क्या होता है? आवर सेल्व्स होता है, जब जब प्लूरल आएगा सेल्फ नहीं सेल्व्स आएगा ना। तो पहली चीज़ क्या करूँगा मैं, इन दोनों आवर सेल्व्स को क्या बना दूंगा? आवर सेल्व्स। वी आवर सेल्व्स मोटिवेटेड आवर सेल्व्स टू बी सक्सेसफुल। इस सेंटेंस के अंदर 90% लोगों को एरर लगेगी अगर मैं इसको आवर सेल्फ बना दूं, पर इसमें एरर नहीं है, नो एरर है। क्यों? अरे भाई, हमने खुद ने मोटिवेट किया खुद को, करने वाले कौन? हम। किसको किया? हम। तो ये तो बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, और हमने खुद ने किया, एम्फेटिक प्रोनाउन भी लगा दिया, किसी और ने नहीं किया, हमने अपने आप को किया है, हमने खुद ने अपने आप को किया है। समझ गए ना। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक सेंटेंस के अंदर दोनों एक साथ आ सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो लास्ट वाला मैंने इसलिए जान करके रखा था, आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि सर दोनों में से एक ही आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। इसका काम है सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट बनना वर्ब का, और इसका काम है सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालना। वी आवरसेल्व्स मोटिवेटेड आवरसेल्व्स टू बी सक्सेसफुल। अगर इतना समझ गए हो तो आधी जंग आपकी पार हो गई है। अब इसके अंदर आएंगे कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बुक्स में नहीं मिलेगा। फिर बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस के साथ फॉर्मूला बना करके। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमेशा, या कहूँगा ज़्यादातर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। मैंने इनको आपकी सहूलियत के लिए दो कैटेगरीज में बांट दिया है। आपको मेरे साथ सीखना है, ये वर्ब्स ज़्यादातर है ना, ज़्यादातर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती, और कभी कभी ये लेती हैं। आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है कब किस वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा और कब इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। बुक्स में क्या होता है, सीधे सीधे इन वर्ब्स के नाम दिए होते हैं और इनके ऊपर उन सेंटेंसेस को लिख करके दिखाया जाता है जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे, आप देखेंगे कभी कभी एंजॉय के साथ में नहीं लगा होगा, कभी कभी रिजाइन के साथ नहीं लगा होगा, कभी कभी इंट्रोड्यूस के साथ नहीं लगा होगा। फिर क्या होगा, आप बोलेंगे यार वो बुक गलत थी या ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दोनों सही हैं। फटाफट मेरे साथ देखो, कैटेगरी 1 की वो वर्ब्स हैं, पहले कैटेगरी 1 बताता हूँ, 2 को छोड़ दो। कैटेगरी 1 की वो वर्ब्स हैं जो कि अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेंगी। अगर तो इनको ऑब्जेक्ट मिला हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है। ध्यान से देखना, कैटेगरी 1 में क्या चाहिए, इनको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। शी एंजॉयड इन द पिकनिक, आप क्या बोल रहे हो, उसने पिकनिक में बड़ा एंजॉय किया। हिंदी के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना, एंजॉय आती है कैटेगरी 1 की वर्ब, क्या चाहिए इसको, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। शी एंजॉयड, एंजॉयड वर्ब होगी, शी सब्जेक्ट हो गया, इन प्रेपोजिशन होगी, पिकनिक इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इस एंजॉय को क्या कोई सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट मिला, इसको नहीं मिला। अगर इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला ना, इस केस के अंदर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। मैं क्या बोलूँगा, शी एंजॉयड, शी के हिसाब से हर सेल्फ या अलॉट इन द पिकनिक, या अलॉट वाले निकाल देना ना, यहाँ नहीं लिखा हुआ। शी एंजॉयड हर सेल्फ in the picnic, he enjoyed himself in the picnic, they enjoyed themselves in the picnic, we enjoyed ourselves in the picnic। समझ गए। अब एक सेंटेंस और देखो, she enjoyed my company a lot in the picnic, उसने मेरी कंपनी को बहुत इंजॉय किया पिकनिक के अंदर। अब क्या करूँ मैं, वही काम कर दूँ क्या, she enjoyed herself my company a lot in the picnic। अब ध्यान देना,
एन्जॉय वर्ब के बाद कंपनी मिल गया है इसको ऑब्जेक्ट। क्या एंजॉय किया? मेरी कंपनी को। देखो इस केस में तो एंजॉय के बारे में कोई एंजॉय के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, पर इस केस के अंदर एंजॉय के बाद में माय कंपनी, मेरा साथ उसने एंजॉय किया। अगर मेरा साथ नाम का कंपनी नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया ना, तो अब यहाँ रिफ्लेक्सिव फॉर्म मत लगा देना, समझ गए? इसलिए आधे सेंटेंसेस के अंदर आपको एंजॉय के बाद में रिफ्लेक्सिव फॉर्म मिलेगी, आधों में नहीं मिलेगी। जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट मिला होगा वहाँ वहाँ रिफ्लेक्सिव फॉर्म नहीं आएगी। जहाँ जहाँ एंजॉय वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ वहाँ आपको उसको रिफ्लेक्सिव एक प्रोनाउन देना है। कैटेगरी 1 की सबके सब वर्ब्स यही हैं। फटाफट देख लो, एक एक वर्ब को आपको मैं फटाफट जो है गो थ्रू होते हैं अपने। अवेल, अवेल का मतलब क्या होता है? किसी को फ़ायदा उठवाना, उठाना नहीं, उठवाना। आप अगर फ़ायदा उठा रहे हो तो आप बेनिफिट हो रहे हो, पर अगर फ़ायदा उठवा रहे हो ना तो आप हो रहे हो अवेल। अब देखो ये सेंटेंस मैंने आपसे पूछा था कल के एडिटोरियल में, द पुअर अवेल्ड ऑफ द पेंशन स्कीम। अवेल के बाद में हमेशा ऑफ आता है, ध्यान रखना, फिक्स प्रपोजिशन होती है। द पुअर अवेल्ड ऑफ द स्कीम, ऑफ द पेंशन स्कीम। मैंने आपको क्या बताया था? अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है अगर इसके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो। अब यहाँ पे अवेल के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। ऑफ प्रपोजिशन आया, उसका ऑब्जेक्ट आ गया पेंशन स्कीम। अब इस केस में मैं क्या करूँगा? पुअर नाम के नाउन के हिसाब से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगा दूंगा। क्या बोलूँगा? द पुअर अवेल्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ ऑफ द पेंशन स्कीम। पुअर ने खुद, अब लड़का भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है ना, इंसान, मतलब इंसान क्या, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो हिमसेल्फ और हरसेल्फ दोनों में से कोई भी लगा सकता हूँ इस अवेल वर्ब के बाद। ऑफ प्रिपोजिशन को मत भूल जाना। अब यहाँ पे मैं 3 सेकंड का गैप लेता हूँ, अगर आपको कोई एरर दिख रही है तो मुझे बताना। बहुत शाबाश है उन लड़कों को, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है उन लड़कियों को जो इस सेंटेंस के अंदर एक एरर को बता दें। चलो ऐसा मत किया करो, पिछला बताया तो वो भूल के अगला सीखने लगे। ये द पुअर क्या होता है? एडजेक्टिव की क्लास में बताया था आपको, या तो आप देख नहीं रहे हो पूरी सीरीज को या देख करके आप भूल रहे हो। क्या बताया था? द प्लस में एडजेक्टिव कॉमन प्लूरल नाउन्स। द प्लस में एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? कॉमन प्लूरल नाउन्स। जैसे द रिच, रिच लोग, द पुअर, गरीब लोग, द फ्रेंच, फ्रेंच लोग, द वीक, कमज़ोर लोग, द प्रिविलेज्ड, अच्छे लोग। समझ गए ना? तो द के साथ में जब भी कोई एडजेक्टिव लगेगा उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देगा वो एक नाउन बन करके। द रिच कोई अब एडजेक्टिव नहीं बचा, द रिच बन गया एक प्लूरल नाउन और कॉमन है, सब रिच लोगों को डिनोट कर रहा है। ध्यान से देखो, द पुअर के बाद में मैंने मैन वुमन नहीं लगाया है, मैंने क्या बोला है? द पुअर। इसका मतलब क्या है? ये सब के सब पुअर्स को ले रहा है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा देम सेल्फ से। द पुअर अवेल्ड देम सेल्व्स ऑफ द पेंशन स्कीम। थोड़ी सी अच्छी नज़र रखो, फोकस रखो, ऐसे ही आप एग्जाम में गोल होते हो, इसलिए आपके नंबर नहीं आते हैं। आप पिछला भूल करके अगला याद कर लोगे तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। नोट्स को रिवाइज करते रहना आपको। अगले सेंटेंस को देखो, दे ट्राइड टू डू एवरीथिंग टू रीच इन टाइम बट टू नो अवेल। उन्होंने सब कुछ कोशिश करने की, सारी कोशिश कर डाली समय पे, वक्त पे पहुंचने की, पर टू नो अवेल। इसका मतलब क्या होता है टू नो अवेल का? पर कोई मतलब नहीं निकला। टू नो अवेल मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब ध्यान रखना, इस नो अवेल को, टू नो अवेल या ऑफ नो अवेल, इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मत लगा देना। देखना, टू नो अवेल, ऑफ नो अवेल, इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। ऐसा ना हो अवेल देखा और इसके बाद में कुछ लिखा नहीं हुआ तो सर ने बोला था इसको ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। अरे मेरे भाई, ये टू और ऑफ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट खुद हैं ये। यहाँ पे अवेल एक नाउन है ना कि एक वर्ब। ऑब्जेक्ट दिया जाता है वर्ब को, नाउन को कौन ऑब्जेक्ट देगा? तो ये टू नो अवेल, ऑफ नो अवेल को हमेशा याद रखें, इनको ऑब्जेक्ट मत दे देना। ये तो खुद ही ऑब्जेक्ट बने हुए हैं टू और ऑफ प्रेपोजिशन के दोनों फ्रेज हैं। बढ़े आगे। बस इसी तरह से बुक्स में नहीं दिया होता। बुक्स में क्या है, सीधे सीधे आपको सेंटेंसेस बना करके दे देता है, वो सेंटेंसेस आपको नहीं बताता जिनमें नहीं लगना है ना। अगला सेंटेंस देखो, हाँ, शी सेटिस्फाइड दैट ऑल डोर्स वर लॉक्ड। उसने सेटिस्फाई किया, संतुष्टि की, सारे के सारे दरवाजे बंद थे, है ना। सेटिस्फाई वर्ब है। क्या बताया? इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। किसको सेटिस्फाई किया उसने? अरे भाई, सारे के सारे डोर लॉक्स थे, दरवाजों को तो किया नहीं, उसने किया खुद को सेटिस्फाई, खुद को संतुष्टि दिलाई कि सारे दरवाजे बंद थे। अगर खुद को दिलाई, सेटिस्फाइड वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको फटाफट एक ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। शी सेटिस्फाइड हर सेल्फ दैट ऑल द डोर्स वर लॉक्ड। समझ गए? सेटिस्फाई वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब देखो अगले सेंटेंस को ध्यान से देखना, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। अब क्या करना है इसमें? सेटिस्फाइड देखा, इसके बाद प्रपोजिशन आई, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, फटाफट ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड हर सेल्फ विद द आंसर। ऐसा ही करना है ना। अब ध्यान देना, ये सेंटेंस क्यों गलत है।
यहाँ पे हर सेल्फ क्यों नहीं आएगा सेटिस्फाइड के बाद, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों? अगर तो ये वॉज सेटिस्फाइड पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस जानते हो ना आप, जिसमें बी फैमिली की वर्ब और V3 लगी होती है। अगर ये पैसिव वॉइस है तो क्या पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट लेता है? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना होता है हम बाय प्रेपोजिशन के बाद उस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। पैसिव वॉइस से खुद में कोई ऑब्जेक्ट वर्ब लेकर के बैठी नहीं होती। तो इस केस में क्या मुझे यहाँ पे हर सेल्फ को ऑब्जेक्ट देना है? इस सेटिस्फाइड को हर सेल्फ नाम का ऑब्जेक्ट देना है? नहीं दे सकता। पहला किस्सा तो ये, अगर ये पैसिव वॉइस है तो इसका ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, इस वजह से हर सेल्फ नहीं आएगा। दूसरा केस क्या, ये सेटिस्फाइड एक एडजेक्टिव भी है। सेटिस्फाई करना मतलब संतुष्ट होना। आई एम सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, समझ गए ना। अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये वर्ब नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। दोनों तरीके से देख लो आप, चाहे तो इसको पैसिव वॉइस मान लो, चाहे आप इसको एडजेक्टिव मान लो, किसी भी तरीके से देखोगे ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। ऐसे केस के अंदर आपको इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं देना। अब देखो सर मैं कैसे बताऊंगा ये ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है या नाउन है या वर्ब है? ये सब काम ही तो मैंने आपको करवाया है पार्ट 0 से। कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन नाउन है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड में सेटिस्फाइड जो है ना, एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है, एक वर्ब नहीं है। एक और सेंटेंस देखते हैं, अगली वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, द मैजिशियन इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑडियंस। मैजिशियन ने ऑडियंस के सामने, टू लगा के क्या बता रहे हैं, ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैजिशियन ने ऑडियंस के सामने खुद को प्रस्तुत किया है ना, सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोड्यूस एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी। मैजिशियन ने इंट्रोड्यूस किया है खुद को, अगर खुद को किया है तो मुझे क्या लगाना चाहिए? इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ टू द ऑडियंस। समझ गए ना, इंट्रोड्यूस को एक ऑब्जेक्ट भी मिल गया और हमने यहाँ पे मैजिशियन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बना दिया इस सेंटेंस के अंदर। अगर यही सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो, जस्ट मिनट इसको साफ कर दें, अगर ये ऐसे लिखा हो, द मैजिशियन इंट्रोड्यूस्ड हिज या हर असिस्टेंट टू द ऑडियंस, इस केस में क्या करोगे आप? ध्यान देना, इंट्रोड्यूस को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो आपने ऑब्जेक्ट दे दिया। यहाँ पे इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट बना हुआ है असिस्टेंट नाम का एक जो है ना नाउन। मैजिशियन ने इंट्रोड्यूस किया, किसको किया? असिस्टेंट को किया। अब यहाँ पे हिमसेल्फ हरसेल्फ मत लगा देना, यहाँ पे असिस्टेंट ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। बस यही कन्फ्यूजन है सारी। इन वर्ब्स को अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना, अगर ऑब्जेक्ट ना मिला हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। इंट्रोड्यूस के बाद में हिमसेल्फ लगा दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पे असिस्टेंट लिखा हुआ है तो हिमसेल्फ हरसेल्फ नहीं लगाएंगे। अगला देखते हैं, एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों वर्ब्स भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं। देख लो पहले सेंटेंस, द मैन प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। मैन जो है प्रेजेंट कर दिया उसने कोर्ट के अंदर, उसने कोर्ट में हाजिरी दे दी, कहने का मतलब ये। अब वर्ब्स कैसी हैं ये? हमेशा हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेने वाली। मैन ने खुद को प्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर, मैन ने खुद ने हाजिरी बढ़ाई अपनी कोर्ट के अंदर, तो प्रेजेंटेड के बाद में क्या लिखूंगा? हिमसेल्फ इन द कोर्ट। अच्छा ये सेंटेंस अगर ऐसे बनाओ, द मैन प्रेजेंटेड अ चेक टू द बैंकर। मैन ने प्रेजेंट कर दिया बैंकर को एक चेक। अब इस केस में क्या हिमसेल्फ लगाने की जरूरत है? नहीं है जरूरत, क्योंकि चेक नाम का ऑब्जेक्ट इस प्रेजेंट का पहले से ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने हिमसेल्फ दे दिया, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो चेक की हमारा ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ हरसेल्फ, इसलिए इस केस में नहीं लगेगा। वैसे ही एब्सेंट है, दे एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। वो मीटिंग से नदारद थे, मीटिंग से गायब थे। कौन थे? वो गायब थे। एब्सेंट करने वाले भी कौन? एब्सेंट होने वाले भी वो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, तो मैं क्या करूँगा? एब्सेंटेड के बाद देमसेल्व्स लिख दूंगा। अब क्योंकि ये इन वर्ब्स में से है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है, खास वर्ब्स हैं, इसीलिए इनको मैं इस तरीके से आपको एक एक को करके बता रहा हूँ। समझ गए ना। अगर यह सेंटेंस ऐसा लिखा हो, शी वॉज एब्सेंट हरसेल्फ इन द मीटिंग, आप इसको करो यहाँ पे फ्रीज और मुझे बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है। एब्सेंट के बाद मैंने आपको बता दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। शी वॉज एब्सेंट हरसेल्फ इन द मीटिंग, इसमें क्या गलती है आप मुझे जरूर से बताएं। चलो, यहाँ पे वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। एब्सेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। एब्सेंट का मतलब क्या होता है? गायब, है ना। आई एम एब्सेंट, शी इज एब्सेंट, स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। लिंकिंग वर्ब जो है वो अपने बाद नाउन या एडजेक्टिव को लेती है। ये हरसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ कब आता है? वर्ब के बाद आता है। यहाँ पे एब्सेंट काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का, तो अगर एडजेक्टिव है ना तो यहाँ पे हरसेल्फ मत लगा देना। तो याद रखना, एब्सेंट वर्ब भी होती है, एब्सेंट एडजेक्टिव भी होता है। आपको पहचानना है सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है एब्सेंट नाम का वर्ड। वैसे दूसरे वर्ड्स हैं, प्रोस्ट्रेट करना मतलब झुकाना।
किसी के सामने सर झुकाते हो ना तो आप प्रोस्ट्रेट करते हो। प्रोस्ट्रेट को आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट देना है। क्या झुकाया आपने? अपने आप को झुकाया, समझ गए ना? झुकना नहीं, झुकाना होता है प्रोस्ट्रेट का मतलब। हर्ट करना, चोट पहुंचाना। इसके बाद में बताना पड़ेगा आपको किसको आपने हर्ट किया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो मतलब आपने अपने आप को हर्ट किया है। प्रमोट भी यही होता है, किसी चीज़ को प्रमोट करना। अगर आपने नहीं बताया किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो एक्चुअल में आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, समझ गए ना? प्राइड भी यही होता है, प्राइड लेना। अगर आप नहीं बता रहे हो ना किस चीज़ में प्राइड ले रहे हो तो आप जो है प्राइड के बाद में अपना प्राइड, माई सेल्फ प्राइड, हर सेल्फ प्राइड, देमसेल्व्स लिखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे कैटेगरी 2 पे। ये 5-7 वर्ब्स हैं, रेकनसाइल, रिजाइन। फटाफट देखो ये अलग कैटेगरी क्यों बनाई है मैंने इनकी। दोनों सेंटेंस को देख लेना। ही रेकनसाइल्ड टू हिज फेट, ही रेकनसाइल्ड विद हिज फादर। पहले आप अपना कोशिश करो, मैंने बता दिया आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं। इन दोनों में से किसके साथ में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, किस वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले में, नीचे वाले में? चलो ध्यान देना, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके दो मीनिंग है, दो तरह से काम करती हैं वर्ब्स, इसलिए इनको कैटेगरी 2 में रखा है। कैसे? रेकनसाइल टू हिज फेट है ना, यहाँ पे रेकनसाइल का मतलब है हथियार डाल देना, किसी चीज़ को मान लेना, किसी चीज़ से समझौता कर लेना। फेट होता है आपका नसीब। उसने समझौता कर लिया अपने नसीब से, उसने हार मान ली अपने नसीब के सामने। जब जब समझौता करने का काम करेगा ना रेकनसाइल, तब आप करोगे हिम सेल्फ। ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ्स। ही रेकनसाइल्ड हिमसेल्फ टू हिज फेट। अपने फेट के सामने, अपने भाग्य के सामने उसने हथियार डाल दिया, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे वाले केस में क्या है, अब यहाँ पे लिख दिया इसने ही रेकनसाइल्ड विद हिज फादर। अब उसने एक्सेप्ट नहीं किया अपने फादर को, घुटने नहीं डाले अपने फादर के सामने, इसने अपने फादर के साथ में मेल मिलाप किया, इसने ये रीयूनाइट किया, इसने फिर से जो है ना लड़ाई झगड़े भूल करके अपने फादर के साथ आकर के मिल गया है, समझ गए ना? तो दूसरा काम होता है इस रेकनसाइल वर्ब का क्या, किसी के साथ रीयूनाइट होना, पुराने झगड़ों को सुलझाना। अब सवाल आएगा, सर मुझे कैसे पता लगेगा पेपर में पुराने झगड़े सुलझा रहा है या सरेंडर कर रहा है? पहली चीज़ तो आपका कॉमन सेंस। क्या फेट से झगड़ा सुलझा सकते हो? क्या नसीब के साथ कोई झगड़ा होता है जो रीयूनाइट हो गए जाकर के? तुम नसीब के सामने तो सिचुएशन को तुम एक्सेप्ट करते हो, देखते ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए फेट की बात हो रही है, सिचुएशन की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, लक की बात हो रही है। यहाँ पे सीधे सीधे रेकनसाइल्ड हिमसेल्फ करेंगे। और किसी इंसान के साथ हो रहा है तब उसके साथ आप जो है रीयूनाइट करते हो। अब एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी, हमेशा नहीं लगेगी, 99% केसेस में लगेगी, 1% भी नहीं लगेगी। अगर आपका फेट ही खराब है ना, लक खराब है तो नहीं लगेगी। क्या ट्रिक है? ये जो है ना सारे के सारे कैटेगरी 2 की, ज़्यादातर इनमें 2 आएगा ना जब जब, तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेंगी, समझ गए? रेकनसाइल्ड हिमसेल्फ विद हिज फेट नहीं आएगा, टू हिज फेट ही आएगा। आगे बताऊंगा मैं सबके सब। जब जब इनके साथ में 2 आए 99% केसेस के अंदर देखते ही आपको बता देना है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने वाली हैं। अब 1% का काम क्या है, थोड़ा दिमाग भी तो लगाना है ना आपको, सारा फॉर्मूला बेस थोड़ा ना करोगे, थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। अगर नसीब की बात हो रही है तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर बात हो रही है किसी इंसान की तो उससे जाकर के झगड़ा खत्म कर रहा है। अब सारे के सारे दिखा देता हूँ बाकी की वर्ब्स, ध्यान से देखना। नोटबुक ले लो, मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, आपको खुद नोट करना है। रिजाइन वर्ब है, 2 मीनिंग होते हैं, किसी जॉब से रिजाइन कर देना और अपने आप को रिजाइन कर देना। जॉब से रिजाइन करते हो तो आप वहाँ से त्याग पत्र दे देते हो, इस्तीफा दे देते हो। जब आप रिजाइन योरसेल्फ करते हो ना, जैसे शी ने रिजाइन हरसेल्फ किया अपनी डेस्टिनी के सामने, बस वही है, रेकनसाइल कर दिया या रिजाइन कर दिया, एक ही बात है, समझ गए ना? हथियार डाल देना, घुटने टेक देना, बात मान लेना, रिजाइन योरसेल्फ। ध्यान रखना रिजाइन वर्ब दोनों के दोनों काम करेगी, जिस तरीके से आप मर्जी जैसे यूज़ करो। अब निशानी क्या थी, इसमें आएगा टू और इसमें आएगा टू नहीं। अगर 2 आए तो रिजाइन वर्ब के साथ में यूज़ हो जाएगा, अगर 2 ना आए तो रिजाइन वर्ब के साथ यूज़ नहीं होगा। 99% केसेस में होते हैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे जहाँ पे 2 नहीं आता फिर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, आपको अपना दिमाग जरूर वहाँ पे लगाना है। और देख लो, यश अप्लाइड फॉर ए जॉब, पहले रिजाइन किया फिर उसने अप्लाई किया, यश ने अप्लाई कर दिया जॉब के लिए। और दूसरे में क्या, यश अप्लाइड हिमसेल्फ टू द जॉब। अप्लाई हिमसेल्फ क्यों लगाया मैंने, यहाँ पे मतलब है जॉब के अंदर अपना जी जान लगा दिया यश ने बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की, सारा का सारा फोकस अपना जॉब के ऊपर रखा, तब आप करते हो अप्लाई योरसेल्फ। और अगर सीधे सीधे किसी जगह अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाइड फॉर अ जॉब। दोनों डिफरेंट सेंटेंस हैं, दोनों का डिफरेंट मीनिंग है दोनों वर्ब्स का, समझ गए? देखो यहाँ भी 2 आ रहा है। द जज एक्विटेड द अक्यूज, जज ने एक्विट कर दिया अक्यूज को, जज ने बरी कर दिया अक्यूज को। द प्लेयर एक्विटेड हिमसेल्फ वेल, प्लेयर ने एक्विट कर दिया अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से। अब ध्यान देना यहाँ पे, एक्विट योर सेल्फ, एक्विट माई सेल्फ, एक्विट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है
परफॉर्म करना। तो यहाँ पे जज जो है बरी कर रहा है और यहाँ पे आप कर रहे हो परफॉर्म। अब कैसे पता लगेगा क्या प्लेयर एक खिलाड़ी किसी को बरी करेगा? क्या जज कहीं पे परफॉर्म करेगा? क्या जज कोई नाचने वाला तो है नहीं, है ना, परफॉर्म तो करेगा नहीं। और प्लेयर क्या है, कहीं पे जज तो बन के बैठा नहीं, तो प्लेयर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे परफॉर्म करने वाला मीनिंग आ रहा है, इसलिए एक्विट के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के आप इस वर्ब को बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे टू नहीं आ रहा, इसलिए कर रहा हूँ 10% केसेज में नहीं भी आता। और देख लो, ही बिहेव्स रूडली एंड शी इज़ नॉट बिहेविंग हरसेल्फ टुडे। पहले वाले केस में क्या है, उसने बिहेव किया रूडली, बड़े ख़राब तरीके से बिहेव किया। और दूसरे वाले केस में क्या है, उसने बिहेव किया हरसेल्फ। यहाँ मतलब क्या है, बिहेव हरसेल्फ करने का मतलब है अच्छे तरीके से व्यवहार करना। इफ़ यू आर नॉट बिहेविंग योर सेल्फ, आप अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो, आप जो है बदतमीजी कर रहे हो। तो मैं यूँ कह रहा हूँ, शी इज़ नॉट बिहेविंग हरसेल्फ टुडे, आज वो बड़ी बदतमीज हो गई है, बिहेव हरसेल्फ नहीं कर रही है। ठीक है ना, टू नहीं आएगा इस केस में, पर आपको मालूम पड़ जाना चाहिए देख करके, अगर बिहेविंग के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा हुआ तो आप या तो कर रहे हो व्यवहार की बात या बात कर रहे हो बदतमीजी की, है ना। तो यहाँ पे बदतमीजी वाला जो आ रहा है, शी इज़ नॉट बिहेविंग टुडे, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता। दे सबमिटेड अ रिक्वेस्ट, उन्होंने सबमिट की एक रिक्वेस्ट। दे सबमिटेड देमसेल्व्स टू द प्रेशर, सबमिट टू भी वही होता है, सबमिट देमसेल्व्स टू करते हो तो आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो। रिज़ाइन करना, रेकनसाइल करना, सबमिट करना, तीनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे जब जब आप किसी चीज़ के सामने सरेंडर कर रहे हो। यू शुड हेल्प मी, यू शुड हेल्प योर सेल्फ टू द डिनर, आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, हेल्प योर सेल्फ का मतलब क्या है, अपने आप की हेल्प करो। हेल्प योर सेल्फ आप तब बोलते हो जब आप यूँ बोलते हो सामने वाले को कि भाई खुद कर ले, हेल्प योर सेल्फ। अब देखो इसमें भी टू लगा होगा, जनरली जब भी हेल्प के बाद में टू आ रहा हो आपको पता लग जाना चाहिए कि आप किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हो जहाँ पे आप सेल्फ सर्विस करने की बात कर रहे हो, है ना। यू शुड हेल्प योर सेल्फ। दे एडजस्टेड देयर शेड्यूल, दे एडजस्टेड देमसेल्फ टू देयर शेड्यूल, दे अडेप्टेड द नॉवल फॉर ए मूवी एंड ही अडेप्टेड हिमसेल्फ टू द सराउंडिंग्स। बस टू वाला देखते जाओ, जहाँ जहाँ इन वर्ब्स के साथ में दिखे कैटेगरी 2 में 99% केसेज में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यूज़ करना है। 90% बैटल आप जीत चुके हो अगर आपने इतना लॉजिक मेरे साथ आज सीख लिया है। फटाफट से एक लास्ट इसका पार्ट रह गया है 10%। पार्ट ये कहता है कुछ वर्ब्स अपने बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगी। फिर सुन लो, कुछ वर्ब्स अपने बाद में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लेंगी। यह है 10-12 वर्ब्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। ड्रेस, हाइड, कीप, रिमेन, बेद, कंसंट्रेट, रिलैक्स, मीट, लाई डाउन, वेकअप, हरी, शेव। वैसे इनमें से देखो ना, ज़्यादातर तो नहाने धोने और तैयार होने से रिलेटेड है। कैसे, कपड़े पहनना, नहाना, बने रहना, शेव करना, धोना, समझ लो ना, हरी, जल्दी जल्दी, मतलब कुछ आपके जो है डेली रूटीन के कामों से रिलेटेड है। इन वर्ब्स के बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है। कैसे यूज़ नहीं करना है, फटाफट देख लो। शी ड्रेस्ड हर चिल्ड्रन फॉर द स्कूल, उसने बच्चों को स्कूल के लिए ड्रेसअप कर दिया, है ना, तैयार कर दिया। अब मैं यूँ बोल रहा हूँ, शी ड्रेस्ड हर सेल्फ फॉर द ऑफिस, उसने ऑफिस के लिए अपने आप को तैयार कर दिया। अब इसकी दिक्कत क्या है, ड्रेस करने का मतलब होता है किसी को ड्रेस करना, इसका एक और मतलब होता है खुद को ड्रेस करना, समझ गए ना। जब इसका मतलब खुद को ड्रेस करना होता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट को, समझ गए ना। शी ड्रेस्ड फॉर द ऑफिस, इतना काफ़ी अपने आप में यही ये बता रहा है कि उसने खुद अपने आप को ड्रेस किया। तो हर सेल्फ इसलिए लिखा क्योंकि ड्रेस वर्ब ये भी बताती है कि आपने किसी और को कपड़े पहनाए या आपने खुद भी कपड़े पहने। बस इन सारी वर्ब्स का यही फंडा है। किसी को नहलाना भी भेद होता है, खुद नहाना भी भेद होता है। किसी को छुपाना भी भेद होता है और खुद छुपना भी भेद होता है। किसी को रोकना भी स्टॉप होता है और खुद जो है रुकना भी स्टॉप होता है। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, है ना। आई स्टॉप्ड माई सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है। सबका यही लॉजिक है। दे मूव्ड द कार एंड दे देमसेल्व्स मूव्ड देमसेल्व्स एंड गॉट इनटू द कार। तो अपने आप को मूव नहीं करेंगे, ये मूव ही बता रहा है कि उन्होंने खुद वो मूव हो गए हैं, देमसेल्व्स की जरूरत नहीं है। समझ गए होंगे आई थिंक इनके पीछे का लॉजिक। एक बार इन वर्ब्स को देखें। हर रोज़ एडिटोरियल्स के अंदर मैं आपका ध्यान खींचूंगा इन खास वर्ब्स की तरफ। अब आते हैं फटाफट से अपने क्विज के ऊपर। 10 के 10 क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से इन क्वेश्चन को करें आप सॉल्व। इनके आंसर अगली स्लाइड के अंदर है। फटाफट से अपना जो है ना आंसर्स पहले निकालना और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना। अब मैं इसका आंसर्स बता रहा हूँ आपको, अपने आंसर्स जरूर मैच करना मेरे आंसर्स के साथ। चलिए अभी सबको बोलूँगा ज़रूर से इस वीडियो को लाइक दे करके शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो अभी तक चैनल तक नहीं पहुँचे हैं। कंटेंट को मैं दिल से प्रिपेयर करता हूँ, इस तरह से प्रिपेयर करता हूँ कि इसके बाद ना तो कोई कोचिंग लेनी पड़े इंग्लिश के लिए और ना किसी टेक्स्ट बुक को फिर से खोल करके देखना पड़े। सब कुछ मैथ्स की तरह है। आप लोगों के प्यार से ही चैनल चल रहा है, ज़रूर से इसको हेल्प करें आगे ग्रो करने में। साइनिंग आउट।